इसकी बोन्स में है, तो जो ब्लड में होता है वो ठीक हो जाता है व्हाइट पैचेस, पर जो बोन्स में होता है वो नहीं ठीक होता कभी भी। बट फिर हमें उस सेम ईयर गुरुजी मिल गए। जैसे मैंने मदर को कहा सेम ईयर मेरी गुरुजी मिल गए, तो जब प्रेम सिंह अंकल हमको गुरुजी के पास लेके गए थे, वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते थे। तो जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए और गुरुजी अपने स्थान पे विराजमान थे, सारी संगत बैठी हुई थी, तो हम बैठे और पूरा सत्संग अटेंड किया, लंगर खा के, और जैसे मैं आज्ञा लेने गई गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। जिस दिन हम गए थे वो संडे था, तो मुझे नहीं पता था, मैंने एकदम से गुरुजी को जवाब दे दिया। मैंने कहा गुरुजी हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो गुरुजी ने कहा क्यों? मैंने कहा गुरुजी हमारी वैष्णो देवी की बुकिंग है। तो गुरुजी एकदम नाराज हो गए और उन्होंने कहा फिर यहाँ क्या करने गई, वहीं चली जा। और मैं भी सुन के एकदम सहम गई कि गुरुजी ने डांट दिया सबके सामने। फिर अंकल भी बहुत अपसेट हो गए कि तुमने गुरुजी के सामने क्यों ऐसा बोल दिया। लेकिन फाइनली गुरुजी ने हमें अपने से कनेक्टेड रखा और हम गए नहीं वैष्णो देवी। हम उससे पहले 3 बार जा चुके हैं, लेकिन उस दिन हमने टिकट कैंसिल कराया, हम नहीं गए, गुरुजी के पास आते रहे। लेकिन फर्स्ट डे मेरा इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा गुरुजी से, तो मैं हमेशा इतना डर गई थी गुरुजी से कि 2 साल तक मैं पीछे जाके बैठी रहती थी। कभी गुरुजी से नजरें नहीं मिलाती थी कि गुरुजी वैसे भी पंजाबी बोलेंगे तो मेरी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मैंने पंजाबी इससे पहले कभी सुनी नहीं थी। तो मुझे ना ही शब्द समझ में आते थे, नहीं गुरुजी की बातें समझ में आती। तो धीरे धीरे हमने कभी सोचा नहीं कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि वहां जाने की क्या जरूरत है, यहाँ वहीं चले जाओ, यहाँ क्यों आ रहे। गुरुजी का कहने का मतलब ये था कि सिर्फ एक को मानो, एक के आगे सरेंडर करो। एक दिन देवी माँ की पूजा की, एक इधर पूजा की, एक दिन हनुमान जी की, उससे कुछ नहीं होगा। जिसको भी मानो सारी एनर्जी उसमें लगाओ। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं बहुत रिचुअलिस्टिक पूजाएं करती थी। मैं पूरी दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, जब से 79 से, जब से मेरी शादी हुई थी 2001 तक पढ़ती रही। सब जैसे नॉर्मल इंडियन घरों में होता है, हमारे हिंदू घरों में फोटो हिसाब करना, टिक्का लगना, सब में करती थी, सारी 40 पढ़ती थी। गुरुजी ने मेरी सारी पूजाएं छुड़वा दी। गुरुजी रिचुअलिस्टिक पूजा के लिए स्ट्रिक्टली मना करते थे कि उसमें 100% फोकस आपका भगवान पे नहीं रहता। और हम लोग बहुत हवन करते थे, जब देवी माँ की अष्टमी भी करते थे नवरात्रि में, वैसे भी बहुत हम लोग अभिषेक हवन ये सब करते ही रहते थे। तो एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे रात को और मैं भी बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा हवन से कुछ होता है? और जिस तरह से क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो मैंने सर हिला दिया कि हाँ जी कुछ नहीं होता। आज आई थिंक 24 ईयर्स हो गए, मैंने कभी हवन नहीं किया। उसके बाद मैं कहीं जाती भी हूँ तो पीछे बैठ जाती हूँ और वो एक कटोरी में हवन दे के मैं अपने अंकल को दे देती हूँ, पर मैं हवन नहीं करती कभी भी। ऐसे ही गुरुजी के पास जैसे मैंने जाना शुरू किया, तो 2 साल हो गए, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई, और कहने की मेरी कभी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को कैसे कहूँ। 2 साल बाद मैंने एक दिन एक अंकल से पूछा, सेवादार से, कि यहाँ पे सबका सब कुछ ठीक हो जाता है, तो मेरी बेटी का ठीक क्यों नहीं हुआ? तो सेवादार अंकल ने कहा आपका काम करना गुरुजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगती है, बट गुरुजी क्यों नहीं कर रहे ये गुरुजी को पता है, और कब करेंगे ये भी गुरुजी को पता है। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं क्या कहती। तो जब मैं फिर गुरुजी को 2 साल बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया, तब तक मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मैंने वेट नहीं की गुरुजी के रूम में जाके कि गुरुजी की वेट करूं, गुरुजी मुझे इसलिए बुलाया अपने रूम में। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कहा गुरुजी 2 साल हो गए ना, मैं अपनी मदर के घर जा रही हूँ, बोलेंगे तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है क्या? ये तो ठीक। और फिर गुरुजी ने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। गुरुजी का कहने का मतलब ये था कि गुरुजी के पास ऐसा नहीं है कि आप आओ और काम करके चले जाओ, काम करवा के चले जाओ। गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सब भक्ति सिखाते हैं और साथ साथ वो सब कुछ दे देते हैं आपको, लेकिन टाइम से। तो फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, और गुरुजी मुझे इतना ब्लैंक कर देते थे कि मुझे उसके बाद कभी याद भी नहीं आता था गुरुजी से मांगना। मैं 6 साल गुरुजी के पास गई, मैंने कभी कुछ गुरुजी से नहीं मांगा।
और ऐसी हमारी जर्नी चलती थी। जब फर्स्ट ट्रिप पे गई उसके बाद मैं और अंकल गए थे फर्स्ट टाइम। फिर दिसंबर में मेरी बेटी जब वेकेशन में आई तो मैं उसको गुरुजी के पास दिल्ली गई थी, सिर्फ एक दिन के लिए गई थी। मैंने सोचा हम गुरुजी के दर्शन करा के नेक्स्ट डे से वापस आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब शाम को हम तैयार हो गए, वहां पे रात को जाना था और रात को मैं कभी दिल्ली में अकेले जाती नहीं थी, मैं दिल्ली में रही नहीं हूँ, कभी रही भी नहीं थी उस टाइम तक। तो जब हम तैयार हो गए तो मैंने सोचा चलो प्रेम सिंह अंकल को फोन कर लेती हूँ कि कितने बजे तक फ्री होंगे। तो जब हमने फोन किया प्रेम सिंह अंकल को तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो देखो गुरुजी को दर्शन किए बिना हम वापस आ गए। या तो हम जाने से पहले यहाँ से पता करते कि गुरुजी दिल्ली में है या नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम जलंधर जाते, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह हमारी फ्लाइट थी। फिर फरवरी में मैं और अंकल फिर से इंडिया गए थे। तो दिल्ली में हमें पता चला गुरुजी जलंधर में। तो मैं जलंधर चली गई, मैं और अंकल दोनों गए। मंडे का दिन था और मंडे शाम को जलंधर में हम लोग गए, गुरुजी के दर्शन किए, सत्संग अटेंड किया। और फिर जब हम हाथ धो के वापस आए तो गुरुजी के पास एक बड़ी सी परात आ गई और गुरुजी उसमें से हलवा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सबको, रैंडमली बुला बुला के। और मैं वहां बैठे बैठे सोच रही थी कि अगर मैंने आज ये हलवा खा लिया गुरुजी के हाथ से लेके तो मेरा मंडे का फास्ट तो टूट जाएगा, क्योंकि लंदन में एक बार खा चुकी थी, उठ के हम लोग हाथ धोने गए थे। तो मैं पूरा टाइम नजरें नीचे झुका के बैठी रही कि गुरुजी मुझे बुलाए नहीं, मेरी नजर मिलेगी नहीं तो गुरुजी कैसे बुलाएंगे मुझे। और फिर मुझे एक थॉट आया कि नहीं, मुझे ऐसे गुरुजी को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो मैंने नजर उठाई और लास्ट में 2-3 लोग रह गए थे। तो मैं खड़ी होकर जैसे मैं 2 स्टेप्स गुरुजी के आगे मैंने बढ़ाए तो गुरुजी ने कहा तुझे किसने बुलाया, जाके वापस बैठ जा। और संगत ही उस दिन करीब 60-70 संगत होगी उस हॉल में। सबको प्रसाद मिला, सिर्फ मुझे नहीं मिला। और मुझे तब समझ नहीं थी कि प्रसाद। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरा फास्ट नहीं टूटा और मुझे हलवा नहीं खाना पड़ा। ऐसे ही क्या हुआ कि हम जब निकले वहां से 10-10:30 बजे, तो नेक्स्ट डे मेरे इन-लॉज रुड़की में रहते हैं। तो हमारी सुबह 6 बजे की ट्रेन थी रुड़की के लिए। लेकिन एक सेवादार अंकल ने बोला चलो हम आपको छोड़ देते हैं स्टेशन, होटल छोड़ देते हैं। फिर अंकल कहने लगे कि अगर हम अभी सोए 12 बजे फिर उसके 5 बजे स्टेशन जाना पड़ेगा, बेटर है अभी किसी ट्रेन में बैठ जाते। तो अंकल को बोला कि भाई हमको स्टेशन छोड़ दो। हम अंकल ने हमको स्टेशन छोड़ दिया, होटल से हमने सामान उठाया, उन्होंने हमको स्टेशन छोड़ दिया। और एक वहां पे ट्रेन थी तो उसमें हम लोग बैठ गए। और मुझे नहीं पता था कि वो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन थी और उसकी बेंचेस वुडन थी, विंडोज उसकी बंद नहीं हो रही थी। और पता नहीं वो क्या था कि हम दर्शन करके निकले और ट्रेन में बैठे और इतनी शिट की स्मेल आ रही थी। पूरे 4-5 घंटे जब तक रोटी की जनरनी हमने ऐसे ही पूरा टाइम निकाला। और लेटना तो बात दूर रही, वहां पे बैठना भी मुश्किल हो रहा था। और पूरी ट्रेन में पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ हम दोनों थे। लेकिन कभी मुझे ख्याल नहीं आया कि गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसा सब शायद सोचने नहीं देते थे। मुझे एक बार भी थॉट नहीं आया कि गुरुजी के पास से आए तो चलो ये सब कैसे नेगेटिव हो रहा है तो हम नहीं जाते गुरुजी के पास। फिर भी हम गुरुजी के पास जाते रहे। एक दिन जब भी जाते थे मैं गुरुजी के पास जरूर जाती थी और मैं 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी यहाँ से। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2001 में मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो यहाँ से जजीरा एयरवेज ने ऑपरेट करना शुरू किया। और जजीरा एयरवेज का टिकट यहाँ से दिल्ली तक का कभी 2000 होता था, कभी 3000, कभी 4000, कभी 5000, मैक्सिमम हमने 5000 पे किए। और गुरुजी फिजिकली 2007 में चले गए तो जजीरा ने यहाँ से ऑपरेट करना बंद कर दिया। तो देखिए हम कितने सस्ते टिकट में गए थे, सब कुछ गुरुजी ने प्लान किया हुआ था हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अंकल मेरे साथ जाते थे, लेकिन अंकल ज्यादा रुकते नहीं थे। अंकल 2-4 दिन रुक के आ जाते थे, मैं ही ज्यादा रुकती थी क्योंकि बच्चे तो पढ़ने चले गए थे। तो तब मेरा घर एक वसंत कुंज में था और वसंत कुंज में ओल्ड कपल्स के मर्डर हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो मैं जब भी रात को आती थी गुरुजी के पास से तो मुझे एक थोड़ा सा डर तो रहता था कि कभी किसी ने मुझे फॉलो किया तो क्या होगा। और सेम ईयर गुरुजी ने हमें हाईवे पे घर खरीदवा दिया और 2001-2 के एंड में हम वहां पे शिफ्ट कर गए जो लीला के पीछे NH8 पे घर है। तो वो मुझे कभी डर नहीं लगता था क्योंकि वो हाईवे पे घर था।
तो गुरुजी ने सारे इतना ध्यान रखा जो मुझे कभी समझ में भी नहीं है कि सब गुरुजी का किया हुआ है। तो गुरुजी जिस दिन फर्स्ट डे आप मत्था टेकते हो, गुरुजी की ब्लेसिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम कभी रियलाइज करते हैं कि सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो हम जाते रहे, मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने चरण सेवा के लिए बुलाया, तो सिंगला अंकल ने लाके उनके वो 4x6 की फोटोग्राफ्स दे दी। तो अंकल रैंडम गुरुजी से रैंडमली सबको बुला के दे रहे थे और मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी और मैं बार बार नजर उठा के देखती थी, वो फोटो कम होती जाती थी। करीब 100 थी उनके पास, गुरुजी के पास। 2 साल से मैं जा रही थी, मेरे पास एक भी फोटो नहीं थी। तो मुझे लगा आज मुझे नहीं मिलेगी फोटो, फोटोग्राफ्स इतने कम रह गए। आफ्टर ऑल मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। इतना सुनना था संगत जी कि मेरा गुरुजी से डर निकल गया, बिल्कुल डर उसी टाइम खत्म हो गया। और उसके बाद से मैं हर रोज जाके आगे बढ़ जाती थी और सब तरह की बातें करती थी गुरुजी से, सब बातें पूछ लेती थी। लेकिन कभी मैंने ये नहीं पूछा कि गुरुजी मेरी लड़की ठीक नहीं हुई। देखिए ये भी गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे कभी ये आने नहीं दिया मेरी जबान पे कि वो ठीक नहीं हुई। ऐसी मेरी 2 मैरिजेबल एज की लड़कियां थी उस टाइम। मेरी बड़ी वाली बेटी दिल्ली आईआईटी में पढ़ती थी और छोटी एटलांटा में पढ़ने गई थी। अंकल हमेशा कहते थे कि लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो, तो मैं हमेशा कहती थी गुरुजी लड़का भेजेंगे। तो अंकल कहते थे तुम कुछ तो एफर्ट करो, मैं कहती थी नहीं गुरुजी भेजेंगे। तो एक दिन 2005 में, देखिए मैंने 2001 में जाना शुरू किया। 2003 या 4 से अंकल जब भी मैं एंटर होती थी गुरुजी कहते थे अपनी दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फ्री हो जा, अपनी दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा। और मैं भी उनको एक स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी कि गुरुजी आप कराओगे तो होगा, आप कराओगे तो होगा। 2005 में एक दिन गुरुजी ने कहा तेरी कुड़ी कितने साल की हो गई? तो मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी आप कराओगे तो हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कल 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट लेके आना। तो हमने नेक्स्ट डे नॉन संगत डे था, तो हम 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट लेके गए और गुरुजी ने पेंडेंट ब्लेस किया। और 15th डे मेरा जो अभी दामाद है वो सीन में आ गया। मेरी बेटी ने उसके बारे में पूछा, तो मैंने जाके गुरुजी से कहा, तब मैं दिल्ली में ही थी। मैं जाके शाम को मैं जब गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी वो मेरी बेटी ने एक लड़के के बारे में पूछ रही थी। तो गुरुजी ने अपनी आईज ऊपर करके ऐसे देखा और फिर मुझे कहा जा तेरी लड़की की शादी उसी के साथ होगी। तो मैंने कहा गुरुजी फोटो लाऊं लड़के की? गुरुजी ने कहा नहीं मैंने सब कुछ देख लिया। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ लंदन और लड़का देखो, क्योंकि तब वो लंदन में एमबीए कर रही थी 2005 में। अभी बहुत छोटी सी सेंटेंस गुरुजी ने बोला कि जाओ और देख के आओ। मैंने अपनी बेटी को फोन करके बोला कि बेटा हम आ रहे हैं। तो उसने कहा मम्मी अभी तो जस्ट बिगनिंग है, मैं कैसे उसको बोलूं कि मेरे पेरेंट्स देखने आ रहे हैं? तो आप आ जाओ मैं दिखा देती हूँ, पर मिलवा नहीं सकती। उसने भी कहा मैं दिखा सकती हूँ। मैंने सोचा छोड़ो, दिसंबर की बात थी, मैंने कहा बहुत ठंड होती है लंदन में, मैंने कहा हम नहीं आ रहे अगर तुम नहीं मिलवा सकती तो। अब हमें रियलाइज होता है कि गुरु जी की बात में हमें हर बात फॉलो करनी चाहिए थी। हमें लंदन जाना चाहिए था। गुरु जी ने ये नहीं कहा था कि लड़का को मिल के आओ, गुरु जी ने कहा था देख के आओ। ये सब जब गुरु जी थे ना तब हम सोचते नहीं थे। उससे पहले गुरु जी ने 2 छोटे छोटे मेरी बेटी के और मेरे भी टेस्ट लिए। एक दिन एक मेरी बेटी 5'7" है उसकी हाइट, और एक मिनिस्टर और उसकी वाइफ है, बीच में एक लड़का खड़ा था जो 5 फीट का था। और गुरुजी के पास मैं बैठी हुई थी। गुरुजी मुझसे कहा इससे अपनी बेटी का ब्याह कर दे। मैं तो एकदम देखते ही लड़के को अपसेट हो गई एक बार गुरुजी की बात सुन के कि कैसे कर दो इस लड़के से मेरी बेटी की शादी, वो तो इतनी लंबी और इतना छोटा लड़का है। इतनी मैं अपसेट हो गई और गुरुजी उठे और मुझे गुरुजी ने कहा बैठी नहीं मैं अभी आया। और गुरुजी उठ के अपने कमरे में चले। वो भी मेरा एक टेस्ट था। हमने कभी रियलाइज नहीं किया सब गुरुजी के सामने। मैं पूरी संगत में सिर्फ प्रेम सिंह अंकल को जानती थी।
और गुरुजी सेंटेंस बोल के गए थे, बैठी रही, मैं भी आया, मैं उठी और सामने की साइड पे प्रेम सिंह बैठे थे, वहां चली गई और मैंने कहा अंकल देखो ना क्या लड़का है, 5 फीट का लड़का है, गुरुजी बोल रहे शादी करें अपनी बेटी की। मैंने कहा ना मेरा हस्बैंड मानेगा ना मेरी बेटी मानेगी। तो अंकल ने मुझे डांट दिया, अंकल ने कहा क्या है, गुरुजी कह रहे हैं तो कर दो। मैं वापस आई और अपनी जगह पे बैठ गई और नेक्स्ट मोमेंट गुरुजी अपने कमरे से आए और अपने राज सिंहासन पे बैठ गए और उन्होंने कहा वो लड़का नहीं पसंद, लड़के तो और बहुत है। तो मैं एकदम नॉर्मल हो गई। ऐसे ही मेरी बेटी एक दिन बैठी थी गुरुजी के पास, तो एक यंग लड़का आया, वेरी हैंडसम, बट उसके सर पे बाल नहीं थे। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को एक थॉट आया कि अगर इसके सर पे बाल होते तो कितना अच्छा लगता है लड़का। तो गुरुजी ने उससे कहा तुझे ब्याह करना है इससे? तो वो एकदम चुप हो गई। फिर गुरुजी उठ के अपने कमरे में जाने लगे और जब मेरे आगे से गुरुजी निकले तो गुरुजी ने कहा गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। देखिए इसमें बहुत कुछ है इस सेंटेंस में जो हमें तब कुछ समझ नहीं आती थी, हम सोचते भी नहीं थे कि आज की डेट में भी सब गुरुजी करते हैं। आज 180+ सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में सत्संग हो रहा है, कितने लोग जुड़ गए, बट गुरुजी करने से कुछ नहीं होगा। आपको गुरुजी का हुक्म मानना पड़ेगा, गुरुजी की बात माननी पड़ेगी। गुरुजी का आशीर्वाद 24/7 फ्लो कर रहा है, सबके ऊपर इक्वली है। ऐसा नहीं कि किसी पे आशीर्वाद कम है किसी पे ज्यादा है, लेकिन हमें क्या मिलता है, हम कितने रिसेप्टिव हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं। गुरुजी हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं हम दे ही नहीं सकते उनको कुछ, हम क्या देंगे। लेकिन जो गुरुजी कहते थे पाठ करो, सेवा सत्संग सिमरन करो, चुगली मत करो, ये सब करना ही पड़ेगा। उसके बिना हमें कभी गुरुजी का आशीर्वाद नजर नहीं आएगा, फील नहीं होगा, कभी भी गुरुजी की प्रेजेंस नहीं फील होगी। एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्मा वालों आई रित बिजने की। और ये जब शब्द चल रहा था तो मैं 6:30 बजे पहुंच गई थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा ऐसे आ। मैं बैठी हुई थी तो मैं गई गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा सुन, ध्यान से सुन। और वो सेंटेंस था, जो वो लाइन चल रही थी वो थी, अपने बराबर रोज सोना भी दान करें, अपने वेट के इक्वल हर रोज हम गोल्ड भी दान करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। मतलब नितनेम आपको करना ही करना है। और मुझे इस बात समझ में नहीं आई, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं पता था नितनेम क्या होता है, हम तो पूजा पाठ बोलते थे। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि मुझे जिस दिन गुरुजी ने रिचुअलिस्टिक पूजा छोड़ाई और मैं गुरुजी, मुझे लगा अब तो गुरुजी मिल गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया। मैं 6 बजे उठती थी, मैं 9 बजे उठने लगी। मुझे लगा कुछ करना नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, गुरुजी का पाठ भी छोड़ दिया। पाठ गुरुजी ने मुझे करने का, मैंने कभी किया ही नहीं वो पाठ। बार बार गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि भाई पाठ किया कर, पाठ किया कर, पर मैंने वो नहीं किया। ऐसे ही मैं एक दिन गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी ने कहा सामान 100 बरस का, पल की खबर थी। और ये सच है कि हम लोग आए दिन शॉपिंग करते रहते हैं, कबर्स में डालते रहते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि क्या क्या हमारे पास है, और सारा हम टाइम वेस्ट करते हैं इस तरह से। ये सब मुझे गुरुजी ने बहुत प्यार से समझाया, बाद में समझाया। जब गुरुजी ने मुझे बोला था सामान नाम बीच लो कर्मा वाले, उस सेंटेंस में फर्स्ट गुरुजी उस शब्द की फर्स्ट लाइन भूल गई थी। 10 साल बाद जब मैं यहाँ बैठी हुई थी अपने ही करके सत्संग में, तब वो जब शब्द प्ले हुआ तो मुझे याद आया कि अरे ये तो मुझे गुरुजी ने कहा था कि पाठ करना है, नितनेम करना है। लेकिन तब तक सत्संग स्टार्ट हो गया था तो वो नहीं हो पाया। और संगत जी जो मैं बता रही थी बीच में रह गया वो, कि जब मेरी बेटी की शादी फिक्स कराई गुरुजी ने, ब्लेस कर दिया लड़का। मेरी बेटी मुझे हमेशा कहा करती थी कि उसको नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट की हाइट का लड़का चाहिए, IITN होना चाहिए, उसके पेरेंट्स दिल्ली में होने चाहिए। तो मैंने उसको पूछा दिल्ली में क्यों चाहिए पेरेंट्स? तो शी सेड कि मुझे हिंदू संस्कार सिखाने बच्चों, तो इन लॉज के पास ही जाके आप वेकेशन में 2 महीना रह सकते हो, क्योंकि हम तो यहाँ रहते थे। एंड शी सेड कि उसकी बहन भी होनी चाहिए। मैंने कहा बहन का क्या करना है, लोग खुश होते हैं कि एक लड़का है। कहती है नहीं, जिनकी सिस्टर्स नहीं होती, सॉरी जी,
इनकी सिस्टर्स नहीं होती ना, उनको लड़कियों को हैंडल करना अच्छे से नहीं आता। तो मैंने एक दिन उसको मजाक में कहा, मैंने कहा फिर तो कुंवारी बैठी रही। शी सेड नहीं मम्मी ऐसा मत बोलो, गुरुजी भेजेंगे। और संगत जी जो गुरुजी ने लड़का दिलवाया है, इससे उसकी शादी करवाई है, वो नॉन स्मोकर है, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट है, IITN है, कानपुर IIT से पढ़ा हुआ है। उसके पेरेंट्स दिल्ली में इंडिया में रहते हैं, उसकी एक सिस्टर है जो सिंगापुर में रहती है। गुरुजी ने कहीं भी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। बट इसलिए गुरुजी को सबका सब कुछ पता है। गुरुजी कभी आपको बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं राइट टाइम पे। और जिस दिन गुरुजी ने पेंडेंट ब्लेस किया, हम शाम को गए थे, तो जब मैं और मेरी बेटी जमीन पे बैठे थे, गुरुजी अंदर चले गए पेंडेंट ब्लेस करके। मेरी बेटी मुझे धीरे धीरे कहती मम्मी गुरुजी को बोलो ना हमको डिनर पे लेके चले। और मैंने कहा मैं गुरुजी से कैसे कहूँ, मैं गुरुजी को कैसे बोलूँ क्या हमको डिनर पे लेके चलो। मैंने कहा बेटा आप छोटे हो, आप बोलो। ऐसे हम विस्पर कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। अंदर से गुरुजी आए और हमारे पास खड़े हो गए और कहते चले। मैंने कहा जी गुरुजी कहाँ? कहते डिनर वास्ते रेडी सन। गुरुजी हम तीनों को लेके, मेरे हस्बैंड थे उस दिन और मेरी बड़ी बेटी थी और मैं, हम तीनों को लेके डिनर पे गए रेडिसन में। क्योंकि गुरुजी को पता था कि उसके बाद मेरी बेटी गुरुजी को नहीं मिल पाई। तो गुरुजी तो आपकी हर इच्छा पूरी करते, इतना इतना ब्लेस करते। आज भी मेरी बेटी याद करती है बात, जब गुरुजी के पास वो जाती थी, गुरुजी उसको अपनी साइड में बिठा लेते और उसको एक सेंटेंस बार बार गुरुजी बोलते थे। और वो ये बोलते थे, खसम ना लड़ाई करके गुरु नहीं देता। ये मेरी बेटी आज भी मुझे कई बार बोलती है कि मम्मी गुरुजी मुझे बार बार बोलते थे कि खसम ना लड़ाई करके गुरु नहीं मिलता। इसका मतलब घर में शांति रहनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट फ्री हाउस होना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। अब आप गुरुजी से कनेक्ट हो गए, आप गुरुजी को हेड ऑफ द फैमिली समझ लो, जो कहना है गुरुजी से, तो गुरुजी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आपस में आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो कुछ नहीं होगा और ना ही फिर आपको गुरुजी की प्रेजेंस नजर आएगी। गुरुजी ने एक बार मैं रात को बैठी थी गुरुजी के पास, तो मैंने कहा अंकल ने मुझे कहा था कहीं वे गीता पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं गीता पढ़ूंगी, मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो अंकल कहने लगे कि गीता जिस पढ़ने जैसी चीज तुम गुरुजी से पूछोगी। मैंने कहा मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो जब मैं वापस गई, मैंने कहा गुरुजी मैं गीता पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं? क्योंकि हम लोग हर साल रामायण का पाठ करते थे। जब उन्होंने गीता के लिए मना कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से रामायण निकल गया। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर। तो गुरुजी सबको कहते थे शिव पुराण पढ़ा कर, अगर हो सके तो एक चैप्टर पढ़ा कर, नहीं हो सके तो एक पेज पढ़ा कर, नहीं टाइम है तो एक पैराग्राफ पढ़ा कर। और आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म पे जूम सत्संग पे शिव पुराण चल रही है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर लो। जरूरी नहीं 1 घंटे के लिए करो, 15 मिनट सुन लो, बट जो गुरुजी ने कहा है वो हमको जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने समझने के लिए नहीं कहा, गुरुजी ने कहा पढ़ा कर, तो इसलिए वो जरूर पढ़नी चाहिए। और एक दिन मैं रात को बैठी थी तो गुरुजी ने मुझे कहा, वो अपने आप ही बोलते रहते थे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी के इससे बोलूं। गुरुजी ने कहा बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना हमेशा 12 बजे से पहले खाना चाहिए। फिर मुझे गुरुजी ने कहा बेल का जूस पिया कर। गुरुजी ने ये नहीं कहा बेल का जूस पीना चाहिए, पिया कर मतलब वो सिर्फ मेरे लिए था। बाद में मैंने एक संगत का सत्संग सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि जिनके बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है या जिनको हाई बीपी है इस तरह, उनको बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए गुरुजी बेल जूस पीने के लिए कहते हैं। पर जिनको ऑलरेडी लो बीपी उन सबको नहीं पीना चाहिए। और आजकल बेल का जूस तो बाहर तो मिलता नहीं है, बट अमेजोन पे बेल पाउडर मिलता है, अगर आप चाहो तो बेल पाउडर ऑर्डर कर सकते हो। एक गुरुजी ने मुझे कहा शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। वो सबके लिए, सबको शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और जब मैं वहां बैठी थी तो एक लड़की मेरे साथ और बैठी हुई थी, उसने कहा गुरुजी शुगर फ्री लेनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा नहीं, किसी भी ब्रांड की शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। और फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी लंगर दोबारा गर्म करना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पे प्रसाद लेके आते थे और फिर उसको
शाम को गर्म करके खाते थे, जो बच जाता था वो लोग दे देते थे हमको, तो हम लेके फिर शाम को खाते थे गर्म करके। इसलिए मैंने ऐसे गुरुजी से पूछा, गुरु लंगर गर्म करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा नहीं, लंगर नहीं गर्म करना चाहिए। जो एक बार प्रसाद बन गया, या तो आप उसको रूम टेम्परेचर पर लेके आओ और फिर खाओ, पर या अगर आप गर्म करके खा रहे हो तो वो लंगर नहीं है, वो फिर आप खाना ही खा रहे हो। तो लंगर में हीलिंग होती है, लेकिन खाना तो फिर खाना ही है। इसलिए बहुत ध्यान से ये सब करना चाहिए। गुरु जी ने मुझे मेरी दोनों बेटियों को कलश ब्लेस करके दिया था, तांबे का। तो जब हम कलश ब्लेस करा के लेके आए गुरु जी के पास, जब फर्स्ट डे लेके गए, तो रास्ते में से मैंने ऐसे किसी शॉप से खरीद लिया। वो अंदर से एकदम काला था। जब मैं गुरु जी के पास लेके गई, तो एक आंटी ने देखा, उन्होंने कहा ये कलश गुरु जी ने ब्लेस करेंगे, बोले अंदर से शाइनिंग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम दूसरा कलश लेके गए, तो गुरुजी ने कलश ब्लेस कर दिया, मुझे मेरी दोनों बेटियों को भी किया है। लेकिन जब मेरे अंकल को नहीं दिया गुरुजी ने, देखिए हमको हर चीज दूसरे के पास हुए वो जरूर चाहिए। तो आजकल सब लोग कलश ब्लेस करते हैं, बिना बात करा लेते हैं। तो जब गुरुजी फिजिकली चले गए, तो एक दिन मैंने एक आंटी से पूछा, मैंने कहा देखो गुरुजी ने हम तीनों को कलश ब्लेस कर दिया, लेकिन मेरे अंकल रह गए, उनको तो नहीं मिला कलश। तो मैंने कहा आपने आपको भी मिला है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे गुरुजी के, पायलट आंटी थी, कहती नहीं नहीं मुझे गुरुजी से कलश नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्यों, आपको क्यों नहीं चाहिए था? तो उन्होंने कहा कि जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां फ्यूचर में लगने वाली होती हैं, उनको गुरुजी कलश ब्लेस करते थे। तो मुझे शांति हुई कि हाँ जी भाई चलो, मेरे गुरुजी ने लिया, मेरे अंकल को नहीं मिला कलश तो कोई बात नहीं। और जब मैं 2019 में बीमार हुई, उसके बाद मेरा कलश में होल हो गए, एक ऊपर हो गया था फिर नीचे हो गया, तो वो यूज नहीं कर पाई मैं। लेकिन मैंने फिर एक हाँ, हालांकि मुझे नहीं लाना चाहिए था, वो सिंगला अंकल भी बोल रहे थे कि वो तो कलश ऐसे प्लेस करते थे कि संगत को लगता था कि गुरुजी ने हमारे लिए कुछ किया। गुरुजी तो वैसे सब कुछ ठीक कर देते हैं, आप गुरुजी का पाठ करो, मंत्र जाप करो, शब्द सुनो, मंदिर जाओ, वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक दिन एक पाठ किया, एक दिन दूसरा पाठ किया, आपको जो गुरुजी ने कहा है वही करना है। जब गुरुजी पंजाब में ब्लेस करते थे संगत को, तब गुरुजी कभी सुखमनी का पाठ या कभी जपजी साहब का पाठ बोलते थे। हम सबको जिनको गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, उन सबको गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप में बहुत बहुत पावर है। मंत्र जाप गुरुजी का सटल फॉर्म है, उसी में सारी एनर्जी है गुरुजी को। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे, उतना ज्यादा आपको गुरुजी की प्रेजेंस नजर आएगी, आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। तो इसलिए हमें मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। एक बात गुरुजी हमेशा कहते थे कि फैमिली से एक भी आ जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। बहुत छोटे बच्चे जो नहीं बैठ सकते, या बहुत बड़ी एज के लोग जो कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, उनको सत्संग में आने की जरूरत नहीं, गुरुजी घर पे ही ब्लेस कर देते हैं उनको घर ही बैठे हुए। देखिए मेरे फादर की डेथ 90 में हुई थी, और उनको सिरोसिस ऑफ लीवर था, बहुत पेनफुल डेथ हुई थी उनकी। 6 साल मैं गुरुजी के पास गई, 2001 से लेके 2006 तक। मुझे कभी याद नहीं आई उनकी गुरुजी के सामने जो मैं गुरुजी से कुछ कहती। एक दिन मैं यहीं पे अराउंड 2015 के अराउंड मैं यहाँ पे सत्संग में बैठी हुई थी, और अचानक मुझे अपने फादर का ख्याल आ गया। और मैंने गुरुजी को नहीं बोला कुछ भी, लेकिन मैंने अपने फादर को बोला कि आप जहां भी हो, इस जन्म में आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ तो गुरुजी आपका इसी जन्म में कल्याण कर देंगे। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा विजन में कि मेरे फादर, यहाँ गुरुजी के चरण हैं मेरे सामने, तो वहां पे माथा टेक के दोनों हाथ जोड़ के घुटने पे नीचे बैठे हुए थे, और दोनों हाथ उनके जोड़े हुए थे, और उन्होंने माथा टेक के सर उठाया था। तो गुरुजी ने इमीडिएटली मुझे बता दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। तो जो चले गए उनका भी कल्याण करते थे गुरुजी। मेरी मदर की डेथ भी 2011 में थी, गुरुजी ने मेरी मदर को भी ब्लेस किया था। एक बार मुझे कहा था अपनी मदर को ले गया, मेरी मदर अर्ली 80s में थी तब, 2004 की बात है ये। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मदर नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरुजी हम तो क्लब से खाना खाते हैं, हम लोग घर में खाना नहीं बनाते। तो गुरुजी ने कहा तेरी माँ को खाना मैं खिलाऊंगा, तू अपनी माँ को बुला। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया,
तो मेरी मदर आए और 1 महीना गुरुजी ने कहा इसको यहाँ पे रखा। मेरी मदर 1 महीने तक रोज गुरुजी के पास जाते थे। उनको बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। उनको एक ही चीज से डर था कि पता नहीं किस बीमारी से उनकी डेथ होगी। उनको लगता था सब बीमार होके ऊपर जाते। तो एक दिन रात को सोए सोए वो उनको पता भी नहीं चला ऊपर चले गए। देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग जरूरी नहीं कि आपको इमीडिएटली नजर आए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो रात को सोए सुबह उठी ही नहीं। इसी में उनकी ब्लेसिंग थी। और एक दिन मैं जब बड़ी मंदिर में बैठी हुई थी तो मंदिर में मैंने अपनी मदर को बैठे हुए देखा। तो इसलिए जो चले गए हैं उनकी हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे बच्चे हैं वो भी गुरुजी की शरण में, उनकी भी हमको उनका फ्यूचर प्लान करने की या उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो भी गुरुजी फ्यूचर प्लान करेंगे। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। मैंने जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया था बहुत अर्ली स्टेज में, मुझे बहुत जल्दी पता लग गया था कि गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते हैं। तो मैंने अंकल से पूछा किसी से कि भाई गुरुजी बैन कैसे लगाते हैं। तो उन्होंने कहा जब गुरुजी के पास जाओ ना आज्ञा लेने लंगर खा के, तो गुरुजी बोल देते कल से मत। मैंने कहा फिर कब बुलाते हैं? बोले ये तो गुरुजी को पता। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं इतना डर गई कि हर रोज मैं जाके एक कॉर्नर में बैठी रहती। किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं दिल्ली में नहीं रहती। किसी को भी नहीं पता था क्योंकि मैं इतना फ्रीक्वेंटली जाती थी। किसी को नहीं पता। और ना ही मैंने कभी अपनी तरफ से बताया किसी को कि मैं बाहर रहती हूँ। क्योंकि मैं बहुत रात को गुरुजी बैठा के रख देते हैं। बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाती थी विदाउट एनी ज्वेलरी, ताकि सब कुछ सेफ रहे। क्योंकि मैं टैक्सी में जाती थी, एक टैक्सी वाले के साथ जाती थी, हमेशा हमने फिक्स किया हुआ था। तो बहुत मतलब ध्यान से जाती थी मैं। तो गुरुजी ने मैंने कितने सारे गुरुजी के टेस्ट फेल किए, कितनी बातें गुरुजी की नहीं मानी, फिर भी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। क्योंकि मेरा ध्यान हर वक्त गुरुजी में रहता, हर वक्त। मैं जब गुरुजी के पास जाती थी तो एक दिन मैंने देखा ऐसे नजर घुमा के सबकी आंखें बंद थी। तो मैंने भी आंखें बंद कर ली सबको देख के। हाँ हाँ जी सच बता रही हूँ। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद की मैं गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी, एकदम से सिंगला अंकल आ गए और उन्होंने कहा भगवान सामने बैठे हुए और आप आंखें बंद करके बैठे हो, चलो ऊपर जाओ। उस दिन के बाद मैंने कभी आंखें बंद नहीं की और मेरा ध्यान हमेशा, मेरी आईज हमेशा गुरुजी के ऊपर फिक्स रहती थी। मैं न लेफ्ट देखती थी न राइट में, वहीं देखती। 6 साल मैंने एक ही काम किया कि मेरा ध्यान पूरा गुरुजी में रहता था। जितने भी गुरुजी ने टेस्ट लिए सब फेल किए मैंने। एक दिन मैं शुरू शुरू में जब जाती थी तो एक दिन गुरुजी ने कहा, कुछ ही टाइम हुआ था बहुत जल्दी, तू मेरे वास्ते डायमंड ले आ, सॉलिटर ले आ। ओहो, सुन के मैं अपसेट हुई। कहाँ से सॉलिटर लाऊंगी, कौन सी दुकान पे जाके लाऊंगी, कहाँ से चेक काटूंगी, कैसे अपने हस्बैंड को बताऊंगी। क्योंकि तब मुझे लगता था कि इतनी जल्दी और गुरुजी रात को बुलाते, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आना बंद हो जाए। तो मैंने अंकल को भी नहीं बताया कभी भी। शायद गुरुजी अंकल से मांगते तो अंकल दे देते, पर वो मेरा टेस्ट था। तो मैं चुप हो गई, कुछ बोली नहीं, अपसेट होकर बैठी रहती थी। गुरुजी ने दोबारा कभी बोला नहीं डायमंड के लिए। फिर ऐसे एक बार गुरुजी ने मुझे कहा 2-3 महीने हो गए, तो मेरे वास्ते कार ले आ। इतनी अपसेट हो गई और मैं पूरा टाइम गुरुजी के पास बैठ के सोचती रहती थी किस अकाउंट से चेक काट के दूंगी, कैसे बताऊंगी उनको, कौन से शोरूम में जाऊंगी कार खरीदने, कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगी कार। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं दूंगी। ये सब शायद गुरुजी को पता होगा। तो फिर एक दिन गुरुजी ने फिर से मुझे बुलाया अपने कमरे में और मैं बहुत घबराई हुई थी। तो वहां पे वृंदा की नानी बैठी हुई थी। तो जब मैं इतनी डरी हुई थी तो मैंने गुरुजी ने सेवादारों को बोला एक दूध लेके आओ अंदर से। तो उन्होंने मुझे एक लंगर के ग्लास में ना एक छोटा ग्लास में दूध दिया। तो मैंने एक सिप लेके नीचे रख दिया और मेरा हाथ लग गया, सारा दूध जमीन पे गिर गया। तो मैं और भी डर गई। गुरुजी ने मुझसे कहा ओ दूध गिर गया, कोई बात नहीं, दूध और आ जाएगा। तो शांत हो गई मैं। फिर गुरुजी ने सेवादारों को बोला एक गिलास दूध और लेके आओ अंदर से। तो फिर वो ग्लास लेके और मैंने एक सिप, मतलब एक सांस में वो दूध खत्म कर दिया विदिन 10-15 सेकेंड। तो जैसे ही मैंने दूध खत्म किया गुरुजी ने कहा तू जा। तो मैंने कहा गुरुजी जाऊं? कहते हाँ जा।
बट वो गाड़ी मेरे दिमाग में इतनी घूम रही थी कि मैं कैसे गुरुजी को गाड़ी दूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। तो मैंने कहा गुरुजी वो गाड़ी का क्या होगा। तो गुरुजी का जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। देखिए गुरुजी सब टेस्ट लेते थे, पर मुझे तो नहीं पता था कि टेस्ट लेते हैं। और बस उस दिन के बाद फिर गुरुजी ने मुझे कभी बुलाने के लिए नहीं कहा। गुरुजी को समझ में आ गई थी कि मैं किसी को बताना नहीं, मैं किसी को बताती भी नहीं थी गुरुजी ने क्या कहा मुझसे। और ऐसे हम जाते रहे जाते रहे जाते रहे, तो शांति बहुत मन शांत हो गया था गुरुजी के पास जाके। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आता था, कोई भी थॉट नहीं आता था। गुरुजी सबको बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो। मैंने 2001 में पढ़ी थी, 6 साल में मुझे एक बार भी याद नहीं आया कि मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है। कोई भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी, पर मैं जब गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मुझे एकदम ब्लैंक कर देते थे। मैंने कभी कुछ कहा नहीं गुरुजी को। एक दिन मेनका गांधी बैठी हुई थी और मैं एंटर हुई एम्पायर स्टेट में। मेनका गांधी ने मुझे देखते ही बोला, देखो गुरुजी ये फिर से आ गई, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है, यही बैठी रहती है। तो गुरुजी ने साइड थोड़ा सा टर्न होके देखा कि किसके लिए बोल रही है। जब गुरुजी ने मुझे देखा, सॉरी, हाँ जी, जब गुरुजी ने मुझे देखा तो गुरुजी ने कहा इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। मैंने सोचा मुझे कैसे अपने पास रखेंगे, मैं तो यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं, मुझे इंडिया में दिल्ली में सेटल नहीं होना था। तो देखिए मुझे गुरुजी के जाने के बाद समझ में आई कि गुरुजी ने मुझे कैसे अपने पास रखा हुआ है। आज सच है कि गुरुजी ने हम दोनों को अपने पास रखा हुआ, इवन मेरे बच्चों को भी अपने पास रखा हुआ है। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलो जहां हम रहते हैं वहां चलो, आप चलो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेके आ। और फिर मैं अपसेट हो गई। मैं 6 साल गई हूँ, दिल्ली से भी एक बंदे को लेके नहीं गई गुरुजी के पास, तो मैं जहाज भर भर के यहाँ से कैसे लोगों को लेके जाती। गुरुजी की बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, तो मैं चुप होकर अपसेट होकर बैठी रहती थी। 2008 में मुझे सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी ने मुझे 2007 आई थिंक बैसाखी के नेक्स्ट डे मुझे बुला के कहा था, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। मैं फिर सुनते ही मैंने कहा जहां मैं रहती हूँ दुबई ओपन है, दुबई में मंदिर भी है, सब कुछ है, गुरुद्वारा भी है दुबई में, पर यहाँ कुछ भी ओपन नहीं है। मैंने सोचा ये तो कभी होने वाला नहीं, पता नहीं गुरुजी कैसे बोल रहे हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं आती है। पर मैंने गुरुजी को नहीं बोला, ऐसा मैं सोचा कर कि ये बोल रहे हैं ना, वो कभी होने वाला नहीं है। हमारी सोच कितनी नेगेटिव होती है। सब कुछ गुरुजी ने किया। यहाँ से जब सत्संग शुरू हुआ उसके 1 साल के बाद हर रोज कोई ना कोई बड़े मंदिर में बैठा होता था, हर रोज। अब तो इतनी संगत हो गई आज की डेट में भी, हर रोज कोई ना कोई यहाँ से गया होता है। सब काम गुरुजी ने किए, क्रेडिट सिर्फ हमको दे देते हैं, जो मेरी कभी समझ में नहीं आती थी। और जब मेरा गुरुजी ने मुझे एक बात कही थी, जब मेरी बेटियों की शादी फिक्स हो गई, गुरुजी के सामने फिक्स हो गई थी, तो मैंने कहा गुरुजी आप शादी में आएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। ये जनवरी की बात है। मार्च में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी मुझे 3 साल से कह रहे थे छोटी की शादी जल्दी कर, छोटी की शादी जल्दी कर, लेकिन हमने नहीं सुना। गुरुजी ने हमें ये भी कहा था छोटी शादी कर, वो भी हमने नहीं की। गुरुजी को आगे दिख गया था कि आने वाला टाइम सही नहीं है हमारे लिए। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, आई थिंक 15 मार्च के आसपास, कि मैंने कहा गुरुजी आप शादी में आएंगी? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी आपने कहा था आप आओगे, आपको आना पड़ेगा। ऐसे में गुरुजी से आर्ग्यूमेंट करती, मैंने कहा नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा, आपने पहले कहा था आप आओगे। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से कहा संगत का दिन है तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि गुरुजी शादी में आते तो शादी ब्लेस हो जाती। छोटी की शादी 30 मार्च की थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी आपने कहा था आप आओगे। तो फिर गुरुजी ने मुझे सीरियस होके कहा, जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला, टेलीपैथी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी जा रहे हैं। और मैं उनकी बात सुन के चुप हो गई। मैंने फिर उनको कभी कुछ नहीं कहा, और मैं कैसे बोलती उनको कुछ भी उसके सामने।
एक दिन रात को फिर मैं और गुरुजी बैठते थे। वो चले गए तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी क्यों ऐसा कह रहे थे। मार्च एंड में, नो अप्रैल बिगनिंग में 2007 में एक दिन मैं और गुरुजी रात को बैठे थे, तो गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट की तरफ, दरवाजे की तरफ, एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट करके कहा, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। और कोई भी नहीं था, मैं और गुरुजी थे। और मुझे लगा ये गुरुजी मुझे क्यों कह रहे हैं ऐसा, मेरा तो सब कुछ ठीक है। दोनों बेटियों की शादी फिक्स हो गई, दोनों बेटियां की एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई, दोनों दामाद भी एजुकेटेड है। वो तो मुझे बाद में समझ में आया, गुरुजी ने शादी ब्लेस नहीं की। जो भी रीजंस थे वो गुरुजी को पता होंगे। लेकिन और जिस दिन शादी हुई थी 30 मार्च को, उस दिन रात को भी फिरने के बाद हम 3 बजे, मुझे लगा कि ये तो बच्चे तो अमेरिका चले जाएंगे, फिर कब आएंगे, कब मिलेंगे गुरुजी से, तो मैं अभी दर्शन करा के लाऊं। क्योंकि गुरुजी हमको सुबह सुबह तक बैठा के रखते थे, तो मुझे लगा गुरुजी वहीं बैठे होंगे। और संगत जी, जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची तो सारी लाइट्स ऑफ, एकदम डार्क था। और मैंने सोचा कि आज किसी गुरुजी नहीं है, लाइट बंद है। तो मैंने, काफी देर तक हम बाहर खड़े रहे, 5-10 मिनट। तो फिर सेवादारों को तो पता था, या तो गुरुजी ने भेजा होगा, आई डोंट नो। लेकिन एक सेवादार बाहर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी 15 मिनट पहले ही अंदर गए और अब गुरुजी बाहर नहीं दिखेंगे। उसी वक्त मुझे लग गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, या कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन संगत जी, वो शादी नहीं चली। प्रॉब्लम्स उसमें बिगनिंग से शुरू हो गई थी। और 2007 31 मई को, जब मैं अप्रैल में गुरुजी, मैं 23 अप्रैल को वापस आई थी, 3 महीने रह के बच्चे की शादी करके। और अप्रैल में मुझे हर रोज गुरुजी पूछते थे, फिर कਦੋਂ आ रही है, फिर कਦੋਂ आ रही है। हमारी एक फ्रेंड की बेटी की शादी थी 3 जून की, तो मेरी पहले से बुकिंग थी 30 मई की। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं मई में आ रही हूँ, मई एंड में आ रही हूँ। तो तब मैं दिल्ली में ही थी। तो सुबह सुबह मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी अब प्रॉब्लम सीरियस हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं गुरुजी से बात करके आऊंगी। तो संगत जी, मैं तैयार होकर शाम को गई कि आज गुरुजी से बात करके आऊंगी। और उसी दिन मुझे गेट पे ही न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे। देखिए, और उससे पहले दिन, मैं एक दिन पहले पहुंच गई थी। ऐसी मैं आफ्टरनून में बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो, दूसरे की शादी मेरी 24 नवंबर की फिक्स हुई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, फिर शाम को गुरुजी के पास जाएंगे। तो डे टाइम में ऐसे ही मैं साउथ एक्स में के आगे जा रही थी, टिकट साउथ एक्स पार्ट 2 के आगे से, तो मुझे कहीं एक सेल का बोर्ड देख गया, साहिल बुटीक पे। मैंने सोचा चलो देख के आती हूँ 10 मिनट। और तब तक मैंने कभी भी कोई व्हाइट कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि मेरी फादर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई, स्टेज पे हो गई थी, अर्ली एज में हो गई थी। तो मेरी मदर कहती थी, मेरी मदर गुजरात में व्हाइट कपड़े पहनते हैं, मेरी मदर कहती थी मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी लड़की मेरी आंखों के सामने व्हाइट कपड़े पहने। तो हमने तब तक कभी व्हाइट कपड़े नहीं पहनता हमारे घर में कोई भी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने जो भी सिलेक्ट किया, बाद में मुझे लगा कि अगर बच्चों को पसंद नहीं है तो इतना पैसा भी वेस्ट है, चलो छोड़ो, नहीं लेते। और मुझे 2 व्हाइट सूट दिखाई दिए, मैंने ट्राई किए, दोनों मुझे एकदम आ गए। और मैं 2 सूट लेके घर आ गई। 3 बजे घर आ गई और फिर 2-3 घंटा सो के मैं शाम को गुरुजी के पास गई और एक व्हाइट नया सूट पहन के गई थी उसने। और मुझे गेट पे न्यूज मिली गुरुजी नहीं रहे। फिर मैं सीधा वहां से बड़े मंदिर गई, पूरी रात मैं भी वहीं पे थी। और अगले दिन फिर अंकल आए थे, क्योंकि अंकल एक दिन लेट आए थे, उनकी बुकिंग डिफरेंट फ्लाइट की थी। तो मुझे घर खोलने जाना पड़ा, बिकॉज चाबी अंकल के पास नहीं थी। तो देखिए, गुरुजी ने सब कुछ, इसलिए मुझे बुलाया नहीं पता। यहाँ की एक संगत गई हुई थी 3 दिन पहले, उसको गुरुजी ने कहा त्यागी आंटी आ रही 30 तारीख को, उसको ना फोन कर लेना, उसको फोन कर लेना। तो जब मैं पहुंची वहां पर, 31 के बाद फोन आया था उसका, 2 तारीख के पास। तो मैंने बार बार सोचा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों उसको कहा कि त्यागी आंटी को फोन कर लेना। क्योंकि मुझे तो जैसे गुरुजी शरीर छोड़ के गए तो मुझे पता चल ही जाता, सबको पता चला, मुझे भी पता चलता। लेकिन
बहुत टाइम के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि गुरुजी मुझे ये बता रहे थे उस लेडी के थ्रू कि मुझे जाते जाते मुझे याद कर रहे थे। बहुत बहुत गुरुजी ने मेरे पे आशीर्वाद बरसाए, जबकि मैंने आई थिंक 90% टेस्ट तो मैंने गुरुजी के फेल किए होंगे। बहुत लेट मुझे समझ में आया कि गुरुजी सब काम करने के लिए, काम तो गुरुजी वैसे ही कर देते हैं। गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, जब तक हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर से कम नहीं होती, हम सरेंडर नहीं करते गुरुजी की, गुरुजी का कहा नहीं करते, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा, ये भी 2007 मार्च की 15 मार्च के आसपास है, गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू अपनी माँ के घर क्यों जा रही है, तेरे घर में शादी है, उन लोगों को बुलाया। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि अच्छा भी मैं नहीं आ रही, और आप लोग आ रहे हो, आ जाओ। मेरी मदर ने कुछ कहा, वो मैंने गुरुजी को बोल दिया। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि, मैं कहा गुरुजी जाना पड़ेगा, अगर आप गुरुजी को बोल दोगे और गुरुजी की नहीं सुनोगे तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले और मैं चली गई अहमदाबाद नेक्स्ट डे। सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, दिन के लिए गई थी संगत जी। तो क्या हुआ कि वहां पे मेरे घर में 3 साधु आए, 3 साधु आए, उसमें 2 हेल्दी साधु थे और एक गुरुजी थे। 2 हेल्दी साधु हमारे वरांडा में 2 चेयर्स पड़ी हुई थी, वहां बैठ गए और गुरुजी खड़े रहे। और देखिए, कोई भी जब आपके घर में आता है तो आप आमने सामने होते हैं। वो छोटा सा वरांडा था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं गुरुजी के पीछे कैसे चली गई। मैं गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर पे पीछे खड़ी हुई थी। तब मुझे समझ नहीं आया गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने सर से पैर तक अपने आप को एक चोला पहना हुआ था। मैंने आज तक किसी साधु को ऐसा देखा नहीं, ऐसे कपड़े पहनते हुए जो सर से पैर तक कवर्ड। और मेरा भाई ऊपर से आ गया तो उन्होंने कहा 1 किलो घी चाहिए, और मेरे भाई को बाहर भेज दिया घी लेने के लिए सुबह सुबह 6 बजे। और मुझे एक जो हेल्दी साधु थे उन्होंने कहा, गुस्सा मत करना। एक ही सेंटेंस बोला और तीनों गायब हो गए। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ, लेकिन जो खड़े हुए साधु थे वो गुरुजी थे। मुझे तब समझ में आई थी, मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी ना, मैंने उनको जाते देखा, एक ही सेंटेंस बोला, गुस्सा मत करना। क्योंकि जब तक आप में नेगेटिव क्वालिटीज है, आप में नेगेटिविटी ज्यादा है, तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। गुरुजी की ब्लेसिंग तब तक आपको नजर ही नहीं आएगी। ब्लेसिंग तो हमेशा होती है, आपको गुरुजी का कनेक्शन ही नहीं फील होगा। मेरा गुस्सा आना बंद हुआ 2019 में, जब मैं बीमार हुई। अब टाइम हो गया, इसलिए मैं एक शॉर्ट सत्संग सुनाती हूँ अपनी बीमारी का। 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए और माय लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। 60% पे भी कोविड में लोग जिंदा नहीं रहते थे। और मैं दिल्ली में ही थी, दिल्ली में ही बीमार हो गई। और उससे पहले 15 दिन तक हम दिल्ली में थे। 2001 से लेके 19 तक वो फर्स्ट मेरा ट्रिप था, जो मैं 15 दिन पहले पहुंच गई थी दिल्ली में। 15 दिन रही और मैं गुरुजी के मंदिर नहीं गई, एक बार भी नहीं गई। क्या था मुझे नहीं पता, ना अंकल बोले ना मैंने कभी कहा कि मंदिर जाना है। बट हाँ, कुछ लेडीज यहाँ से डुगरी जा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं डुगरी अब नहीं जा पाऊंगी। अंकल बोले कोई बात नहीं, मैं 3 तारीख को ले जाऊंगा। सुबह हम जाते थे, शाम को वापस आ जाएंगे। और 4 तारीख की सुबह सुबह अंकल की वापसी की फ्लाइट थी, मैं रुकने वाली थी हफ्ता। लेकिन मैं 2 तारीख को इतनी क्रिटिकल हो गई कि अंकल ने मेरा टिकट प्रीपोन कराया और अपने साथ करवा दिया। और मैं, जब अंकल ने मुझे सुबह उठाया फ्लाइट के लिए, तो मेरे से जमीन पे पैर नहीं रखा जा रहा था। अंकल ने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के सामान नीचे भेजा, मुझे अंकल की हेल्प से मैं नीचे गई। और हमने व्हील चेयर भी नहीं बुक कराई थी। सामने से कोई अराइवल में पैसेंजर छोड़ के जा रहा था, गुरुजी ने सब अरेंजमेंट किया था। मैं उस व्हील चेयर में बैठ गई और व्हील चेयर में बैठती मैं अनकॉन्शियस हो गई। मुझे ये नहीं पता कि कब मैं टिकट काउंटर पे पहुंची, कब मैं लाउंज में पहुंची, कब मैं फ्लाइट में बैठी। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि अनकॉन्शियस पैसेंजर को बोर्ड नहीं करने देते फ्लाइट। शी सेड कि तेरी आंखें जरूर खुली होगी। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ जब मैं आई तो घर के एयरपोर्ट से निकलते, हमारे घर के एयरपोर्ट से निकलते सामने ग्राउंड अबाउट है, जो 1 मिनट के डिस्टेंस पे है। वो मैंने देखा, उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई। उसके बाद मुझे 20 दिन बाद होश आया। गुरुजी ने मुझे, जब फिजिकली थे, तो गुरुजी ने मुझे 2004 में कहा था, मैं तेरा नाम मीरा रख,
और मैंने फिर गुरुजी को जवाब दे दिया था। मैंने कहा गुरुजी अगर आप मैं अभी स्टेज में नाम चेंज करूंगी ना तो सब लोग हंसेंगे। फिर गुरुजी कुछ नहीं बोले। 2007 में जाने से पहले गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। और उससे पहले मैं ये बात सुन चुकी थी कि जो गुरुजी बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। फिर मैं गुरुजी से कुछ बोली नहीं, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला और वो नाम मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब गुरुजी फिजिकली थे तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला के बोला, यहाँ मैं गई तो मुझे कहते हैं जा तू अपना टेवा कहीं भी दिखा दे, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। ये मुझे गुरुजी लाइफ एक्सटेंड करना चाहते थे नाम चेंज करके, लेकिन हम कभी समझे नहीं और हमने नाम नहीं चेंज किया। 2019 में 17 में गुरुजी मुझे बहुत ड्रीम्स दिखाते रहे, बस स्केरी ड्रीम्स देखती थी मैं। एक दिन 2015 में एक मैंने ड्रीम देखा, रात को मैं सो रही थी और मुझे सुनाई दिया बहुत क्लियरली, चल उठ शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, 2:45 बज रहे हैं। और मैं एकदम से घबरा के मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठा के देखा, इट वॉज 2:36। तो मुझे लगा ये तो 9 मिनट बचे, तो इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ। मैंने सोचा अंकल को उठाऊं, तो मैंने कहा अंकल क्या बोलेंगे, ड्रीम देखा है, सोचा कुछ नहीं होता। फिर मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप किया। आंख बंद करके मंत्र जाप करने की थोड़ी देर बाद मुझे लगा 9 मिनट तो थे, अभी टाइम हो गया। मैंने आंख खोली तो 2:50 था। तो देखिए इतना कम टाइम जाप करने से भी गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। मंत्र जाप बहुत 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 पावरफुल होता है। और जब मैं मंत्र जाप आंख बंद करके कर रही थी तो मैंने अपनी विंडो के बाहर गुरुजी को व्हाइट कपड़ों में देखा था। तो देखिए संगत जी, कहते हैं शिव जी की माया बहुत स्ट्रांग होती है। अगर मैंने गुरुजी को नहीं देखा होता तो मैं ड्रीम सीरियसली लेती, लेकिन मैंने विजन में गुरुजी को देखा, मैं इतनी खुश हो गई, मैं सबको सत्संग सुनाती थी कि इतना कम टाइम मंत्र जाप करने से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। और हम इंसान इतने इग्नोरेंट होते हैं कि मैंने गुरुजी को थैंक यू भी नहीं बोला और मैं इतनी डीप स्लीप में सो गई दोबारा जाके, और मैंने उठ के माथा भी नहीं टेका गुरुजी को। तो गुरुजी बार बार समझा रहे थे पाठ किया कर, तो मैंने नहीं किया। फिर 2017 में भी ऐसा इससे भी ज्यादा स्केरी ड्रीम था, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो वो नाम चेंज की प्रोसीजर 2017 में शुरू हो गई थी और 2019 में जिस दिन मेरा नाम चेंज हुआ, जिस दिन जब मैं बीमार हुई थी, जिस दिन मेरा नाम गैजेट में चेंज हुआ, उस दिन मुझे होश आया और मैं इतनी क्रिटिकल थी कि हर डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं बचेगी, कुछ भी हो जाए नहीं बचेगी। लेकिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को बता दिया था ड्रीम में कि ये ठीक हो जाएगी। और मुझे तो यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने बोला था कि 1% चांस है, इफ शी सर्वाइव शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर एवर एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन फॉर एवर। गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी है कि देखिए आज मैं ना व्हील चेयर पे हूँ ना मैं ऑक्सीजन पे। मेरा एक बार सिटी स्कैन हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, सब भूल जाती थी। तो जब हमने रिपोर्ट दिखाई अपने न्यूरोलॉजिस्ट को, तो उसने कहा यंग ब्रेन, बोले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरी बॉडी में डिफेक्ट नहीं है। पर गुरुजी ने पूरी मेरी ट्रेनिंग विजन दिखा दिखा के वहीं पे कर दी। मैंने 3-4 जो पावरफुल ड्रीम्स देखे मैं यहाँ पे बताती हूँ। अंकल टाइम है ना थोड़ा सा, 5-10 मिनट? जी आंटी प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। तो मुझे एक मैं सब शॉर्ट में सुना रही हूँ कि मैंने देखा कि एक संगत के घर में मेरा आईसीयू यूनिट है और वो ग्लास यूनिट है, जबकि ग्लास यूनिट नहीं होता, आईसीयू में एक पेशेंट दूसरे को नहीं देख सकता। मैंने ये विजन ड्रीम में देखा था कि ग्लास यूनिट है और एक संगत के घर में है और वो संगत अकेली घर में लेडी है और चिल्ला रही जोर जोर से, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। और उसके हस्बैंड घर में नहीं थे, एम्बुलेंस का उसके पास नंबर नहीं था, तो भाग के जाती सड़क पे और बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, कोई गाड़ी नहीं रुकती, कोई ऑटो नहीं रुकता, तो फ्रस्ट्रेट होके अपने घर की स्टेप से बैठ जाती है। और नेक्स्ट मोमेंट वो स्टार्ट स्क्रीमिंग, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और मैं क्लियरली देख रही हूँ कि देवी माँ एंकल, मैंने नीचे मैंने पैर देखे, काले थे उनके पैर और वो गोल्डन ड्रेस पहने हुए थी। 4-5 स्टेप्स चढ़ के राइट में 4-5 स्टेप्स लिए और बिल्कुल मेरे सामने आ गई। मैंने उनका अपर हाफ के दर्शन नहीं किए, उन्होंने गोल्डन ड्रेस पहनी थी, नेवल से नीचे मैंने उनके दर्शन किए। और एक घर पुराने टाइप था,
जो चारों तरफ से, पुराने जमाने में होता था ना कि ऊपर से खुला है और चारों तरफ रूम्स हैं उसमें, तो जो एक पिलर जा रहा था नीचे से लेके ऊपर तक, उसमें मेरी आई लेवल पे एक 4x4 का गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए और नीचे बेसमेंट में एक अंकल लालटेन लेके खड़े व्हाइट कपड़ों में, और उन्होंने क्लियरली बोला शी हैज टू डाई। बहुत क्लियरली मैंने बात सुनी और मैं इतनी घबरा गई। और जब मैं उठती थी तो मुझे लगता था, हर रोज मुझे लगता था वो मैंने तो जीना ही नहीं, मैं तो घर पहुंचूंगी नहीं कभी भी, क्योंकि मैंने क्लियरली सुना है। जब तक मैं अपने घर में आ नहीं गई, उसके बाद तो मैं 1 महीना और हॉस्पिटल में रही रिकवरी के लिए, पर जिस दिन तक मैं घर नहीं आ गई तब तक मुझे यकीन नहीं था कि मैं घर जिंदा पहुंचूंगी। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हमको नहीं समझ में आती। एक मैंने और विजन देखा था कि मेरा स्ट्रेचर ऊपर है हॉस्पिटल के टेरेस पे, और जहाँ पे मेरे पैर है वहां से नीचे से एक स्टेयरकेस जा रहा है, उसके ऊपर एक लेडी डॉक्टर खड़ी है, और लेडी डॉक्टर जोर से चिल्लाती, कौन है ऊपर, कौन है। मेरे सर के पीछे एक अंकल खड़े हुए थे, तो वो अंकल बोलते हैं मैं शिव। तो लेडी डॉक्टर बोलती है कि वो मेरी पेशेंट है। फिर वो अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया उनको। तो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि मुझे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे वो आशीर्वाद देके उन्होंने मुझे बचाया हुआ है। वैसे भी गुरुजी मुझे बोल चुके थे कि तेरा टाइम खत्म हो रहा है। एक मैंने और विजन देखा था कि मेरी राइट साइड में 3 लोग एक बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, और मेरी नर्स ने मुझे बिठा के रखा हुआ है। नर्स का एक हाथ मेरे सर पे था और एक हाथ मेरी बैक पे था, और उसने मुझे बोला इशारे से कि भाई राइट साइड में देखो क्या है। तो मैंने देखा 3 लोग बैठे हुए थे। अगर मैं हाँ बोलती हूँ उसके लिए तो मेरी लाइफ में डिजास्टर हो जाएगा। तो मैं उसके लिए हाँ बोली नहीं थी। कैसे मैं हाँ बोलती उसके लिए? तो मैंने फेस टर्न किया। जैसे मैंने नर्स की तरफ फेस टर्न किया, उसने मुझे टाइटली हग करके बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। और वो साउथ इंडियन नर्स थी। तो देखिए गुरुजी ने मुझे कितना बड़ी बात से बचाया होगा, ये तो गुरुजी को पता होगा, जो हम कभी समझ भी नहीं पाते। गुरुजी इतने बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं। और एक मैंने और ड्रीम देखा था। वो लड़की एक यंग लड़की होती है, अराउंड 20 ईयर्स, और उसके 3 बच्चे होते हैं, 25 की होगी बेसिकली, बहुत यंग लड़की थी। एक लड़का 4 साल का था, उसका 3 बेटे थे, एक 2 साल का था और एक जस्ट क्रॉल कर रहा। वो राधा रानी का एक श्लोक बोलती है, क्योंकि मैं जब घर आ गई डिस्चार्ज होके, उसके भी मुझे 6 महीने बाद ये ड्रीम याद आया। तो मुझे श्लोक तो पूरा नहीं याद, 2 लाइन जैसा हमारा मंत्र जाप ऐसा था ही, राधा रानी, और फिर आगे का मुझे नहीं याद। तो बहुत टाइम तक मैं सोचती रही, और उसके फादर बोलते हैं कि ये विडो है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, ये लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है। और जितनी देर में वो 2 लाइन बना बोलती है वो लड़की, इतनी देर में उसके फादर पूरा कृष्ण भगवान का स्केच बना देते हैं, पेंसिल स्केच। तो बहुत टाइम तक हम ये मैं सोचती रही कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम क्यों दिखाया, इसका तो कोई मतलब नहीं, तो गुरुजी का मंत्र जाप भी नहीं था। ये आप हर बात जब ध्यान से सोचोगे तो गुरुजी आपको समझा देंगे। वो संगति बन रहे। तो गुरुजी ने मुझे बाद में समझा दिया कि ये, गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि इतनी यंग लड़की है, उसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, 3 बच्चे हैं, फिर भी वो डे एंड नाइट मंत्र जाप कर रही है, और तुमको सब कुछ दे दिया फिर भी तुम नाम नहीं जपते। गुरुजी हमेशा यही समझाते हैं कि मंत्र जाप किया करो, नाम जपा करो। हर शब्द में भी हम लोग सुनते हैं ना कि नाम जपा करो, गुरु का नाम जपना चाहिए हर वक्त 24 घंटे। गुरुजी ने तो हमें बहुत फ्री किया हुआ है कलयुग में, क्योंकि गुरुजी को पता है कि आजकल वर्किंग लोग होते, टाइम नहीं होता। गुरुजी प्रैक्टिकल है कि चलते बैठते उठते ड्राइव करते भी आप कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो।
तो इसीलिए हमें पाठ करना चाहिए। पाठ में ही सारी गुरु जी की एनर्जी है। शब्द सुने, हम सत्संग करें। मंदिर, बड़ा मंदिर इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हमें जब भी जा सके हमें बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए। और नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठ के पाठ करें। और साथ में गुरु जी भी कहते थे कि बच्चों को इग्नोर करके या बच्चों को मेड्स में छोड़ के और बड़ों को घर में छोड़ के, जो बहुत बीमार है उनको आप छोड़ के मंदिर नहीं जाना चाहिए। आपको बड़ों की सेवा और बच्चों की सेवा ही गुरु सेवा है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं सिखाया गुरु जी ने। तो इसलिए गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है जो कोई भी नहीं दे सकता। एक सांस तक मुझे किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोला कि ठीक हो जाएगी। हर डॉक्टर ने ये बोला था, शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और ये मेरी सांसें गुरु जी ने दी है, मुझे न्यू लाइफ दी है। जो भगवान हमको सांस दे सकता है वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमारा होना चाहिए कि हम गुरु जी को माने। मैं इतने सालों गुरु जी के पास गई हूँ। जिस दिन मैं पहली बार मांगने गई थी कि गुरु जी ये शादी बचा लो, उस दिन गुरु जी नहीं थे। मैंने कभी गुरु जी से कुछ नहीं मांगा। और अब गुरु जी ने मेरी बेटी का इतना ध्यान रखा हुआ, इतना ध्यान रखा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो खुद भी अपने सत्संग शेयर करती है। तो गुरु जी के पास आके हमें बस अब यही करना है कि जो गलतियां पुरानी संगत ने की वो ना करें। हम गुरु जी को भगवान नहीं समझ पाए। गुरु जी बहुत कोशिश करते थे कि मैं गुरु जी के सामने सरेंडर कर दूं, लेकिन मेरी बदनसीबी थी कि मैं नहीं कर पाई गुरु जी के सामने सरेंडर। ये बहुत बड़ी गलती हुई। हमें लगता नहीं था, तब नहीं लगता था। हम बच्चों की तरह गुरु जी के आसपास घूमते रहते थे, भगवान सामने बैठे थे। गुरु जी ने शुरू में मुझे दो बहुत पावरफुल ड्रीम दिखाए। एक मुझे गुरु जी ने दिखाया था कि गुरु जी में एक बहुत बड़े बेडरूम है, क्लीन बेडरूम, एकदम कोई सामान नहीं उसमें, डबल बेड पे मैं सेंटर में सोई हुई हूँ। और गुरु जी ने दरवाजा खोला और गुरु जी बाथरूम में चले गए। सामने बाथरूम था और वहां से फ्लश चलाने की आवाज आई। ये ड्रीम जो भी देखता है ना, फ्लश चलाने वाला, सबसे अच्छा होता है कि गुरु जी ने अपने सारे नेगेटिव कर्म फ्लश आउट कर दिए। और गुरु जी ने मुझे एक और ड्रीम दिखाया था कि गुरु जी सोफे पे बैठे हैं, सिंगल सीटर